हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2। तो बेसिकली हम आज ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी और इनसे बाहर जो मैं आज पढ़ाऊंगी आपको, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कुछ भी सवाल आ जाए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और आप अगर न्यू आए हैं क्लास 10th में तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो इस वीडियो में बने रहना और एंड तक बने रहना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बेसिकली ये मेरे नोट्स हैं, ये मैंने अपनी क्लास 10th में बनाए थे, जो कि मैंने पिछले साल बनाए थे। और इन नोट्स को पढ़ के मैंने अपनी क्लास 10th के बोर्ड्स दिए हैं। सो ये जो नोट्स हैं वो पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है। और हाँ, इन नोट्स से पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन नोट्स में ही आपका सब कुछ एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा। लाइन बाय लाइन पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, जो कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो अब पहला सवाल मेरा ये है कि एसिड्स और बेस के बारे में आप क्या जानते हैं। सॉल्ट्स के बारे में आपको पता होगा, जो हमारे घर में कॉमन सॉल्ट मिलते हैं NaCl, जो जिसको हम नमक बोलते हैं। एसिड्स के बारे में आप क्या जानते हैं और बेसिस के बारे में आप क्या जानते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। सो अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हम थ्योरीज पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के बारे में, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे के जाना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले अरेनियस की कंसेप्ट देखते हैं, उसने क्या दिया था। अरेनियस ने कंसेप्ट दिया था एसिड और बेस दोनों के बारे में। सबसे पहले एसिड, सब्सटेंसेस दैट गिव H पॉजिटिव आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, दैट इज H पॉजिटिव डोनर्स आर कॉल्ड अरेनियस एसिड्स। मतलब वो वाले एसिड्स जिनमें कि H पॉजिटिव आयन, जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन्स देते हैं इन डिजॉल्विंग इन वाटर, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, HClO4 हो गया, HBr हो गया, ये सब हमारे अरेनियस एसिड्स होते हैं, ठीक है। और H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक है, इसको याद करना, ठीक है। अरेनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोक्साइड के आयन्स होते हैं, इनमें जो भी सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं जब, तो उन्हें हम अरेनियस बेसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि OH नेगेटिव आयन जो डोनेट करते हैं उनको हम अरेनियस बेसिस बोलते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है, NaOH, फिर KOH। ऐसे ऐसे जो बेसिस हैं उन्हें हम अरेनियस बेस बोलते हैं, जो कि OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं। और ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारा किंग ऑफ द एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड की। ब्रॉन्स्टेड ने क्या दिया था, लॉरी एसिड इज एनी स्पीसीज दैट इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन H पॉजिटिव। उन्होंने कहा था कोई भी एक ऐसा एसिड जो कैपेबल हो डोनेट, एक प्रोटॉन को डोनेट करने में, जो कि H पॉजिटिव है, उसको हम एसिड बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसी ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस ने क्या कहा था, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है, जो कि उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसको हम प्रोटॉन बोलेंगे। दैट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन विच रिक्वायर्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बैंड टू द H पॉजिटिव, जैसे कि HCl और H2O है। अब H2O जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो कि H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकलेगा, वो H2O में जाके मिल जाएगा, और जो कि हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अब HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया H2O को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस कहा जाएगा। ये बात समझ में आई तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशंस हैं जिसकी हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसके अननोन सॉल्यूशन को, नेचर को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब हर एक चीज़ को हम चख के या फिर उसको तो नहीं बता सकते ना कि वो एसिड है या बेस है। तो इसके लिए हमने इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए हैं, वो सब्सटेंस जो कि हमें ये बताए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कौन से हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स
ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। सो सबसे पहले हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स की, जो कि विजुअल हैं, जो कि हमें दिख सकते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस, चाइना रोज़। ऐसे ही हमारे सब क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचर से प्रोवाइड किए गए हैं। लिटमस पेपर हमारा लिटमस से बना है। टर्मरिक ये हमारे घर में ही पाई जाती है, जो कि नेचुरल है। रेड कैबेज, चाइना रोज़, ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, जो कि विजुअल है, ये भी विजुअल है, जैसे कि फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा, ये सब हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, और याद करने की ट्रिक मैं आपको बता के जाऊँगी, जो कि आपके लिए आसान रहे उसको याद करने में, ठीक है। फिर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जिनको हम स्मेल कर पाएँ, जैसे कि कई जो है विजुअल नहीं होते, वो देखने में थोड़ा असफल रहते हैं, तो उनके लिए ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर से वो पता लगा सकते हैं, जैसे कि ऑनियन हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये सब जो है ना वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स के लिस्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो नेचर से ऑब्टेन्ड किए गए हैं। लिटमस पेपर ये लिचन से बना होता है, जो मैं बता रही थी ना आपको, नेचुरली पाया जाता है, वो लिचन्स है, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन फिर लिचन्स बनते हैं। ये फिल्टर पेपर होता है एक तरह का, जो कि रेड और ब्लू कलर देता है, ठीक है। अगर हम लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को लेंगे, अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर देगा, बेस में डालेंगे ब्लू कलर देगा, ठीक है। अब आपको ये याद कैसे करने हैं, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, एक बार इसको अच्छे से देख लो और समझ लो। फिर अगर ब्लू लिटमस पेपर लें, अगर एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। बेसिकली इनमें बेसिस में चेंज होता है, एसिड में ज़्यादातर चेंज नहीं देखा जाता है, ठीक है। टर्मरिक की बात करें, अगर एसिड में डालें तो येलो हो जाएगी, बेस में डालें तो ब्रीक रेड, मतलब मैरून मैरून से रंगी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें रेड कैबेज की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने डबल स्टार लगाया है। सो एसिड की बात करें, अगर इसको हम एसिड में डालेंगे तो पिंक रेडिश कलर देगी, और बेसिस में डालेंगे तो ग्रीन कलर देगी, ये आपको याद करना पड़ेगा। चाइना रोज़ की बात करें, अगर एसिड में डालोगे तो डार्क पिंक हो जाएगी, बेस में डालोगे तो ग्रीन हो जाएगी। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो फिनोफ्थलीन बहुत आसान है, एसिड में कलरलेस, मतलब इसका कलर ही नहीं होता वैसे नेचुरली भी, और अगर बेसिस में डालोगे तो पिंक हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसका वैसे कलर कौन सा होता है, ऑरेंज कलर होता है। एसिड में डालोगे तो रेडिश ऑरेंज कलर का आपको दिखाई देगा, बेसिस में डालोगे तो येलो कलर हो जाएगा। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स की बात करें तो ये स्मेल और ऑर्डर की होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले ऑनियन की बात करें, बाकी सब में सेम ही होता है। एसिड में डालेंगे तो स्मेल जो है वो अभी तक रहेगी, मतलब स्मेल अच्छे से वो वैनिश नहीं होएगी। बेसिस में डालेंगे तो स्मेल जो है तुरंत उड़ जाएगी, आपको स्मेल आएगी ही नहीं, ठीक है। इनमें भी सब में सेम होता है। अब बात करते हैं हमारे ट्रिक के बारे में। सो हमारी ट्रिक मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, इसको अच्छे से याद कर लेना। लेबर, ट्राई, पॉपकॉर्न विद मेयर। सो बेसिकली आपको अगर याद नहीं हो रहे हैं तो ये याद करने के लिए है, ठीक है। सो अब देखो, इसको देखना, सबसे पहले जो भी कलर चेंज होगा वो सबसे पहले बेसिस में होगा और फिर हमारा एसिड में होगा, ठीक है। एल से हमारा क्या है, लिटमस पेपर, लिटमस, और बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर देगा। एसिड में डालेंगे तो रेड कलर देगा। अब टी से क्या है, टर्मरिक, टी से हमारी क्या है, टर्मरिक। बेसिस में डालेंगे कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। एसिड में डालेंगे येलो हो जाएगी, ठीक है। फी से क्या है, फिनोफ्थलीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बेसिस में डालेंगे तो कैसा कलर देगी, पिंक कलर देगी। अगर एसिड में डालेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। एम से क्या है हमारा, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज। बेसिस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा, एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर ट्रिक। अगर आपको इंडिकेटर्स याद करने हैं तो ये ट्रिक बहुत इजी है और इनसे बाहर आपको ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। एक हमारा
ऑल फैक्ट्री पूछा जाएगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। ऑल अनियन, क्लॉव ऑयल, ये सब, वनीला एक्सट्रैक्ट, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब हम चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया, एसिड, बेस एंड सोल्ट्स। अब हमें यही नहीं पता कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सोल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, एसिड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। टेस्ट, अगर आप जैसे कि लेमन लोगे ना, सिट्रिक एसिड होता है उसमें, अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको खट्टा खट्टा लगेगा। सो दिस इज़ द एसिड, ठीक है। उसमें एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये भी एक प्रॉपर्टी है एसिड की कि वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाता है। फिर अगर देखें तो एसिड्स आर क्रोजिव इन नेचर। जो क्रोजिव का मतलब होता है हार्मफुल इन नेचर। रिलीज H पॉजिटिव आयन वाटर, हमने पहले पढ़ा था, मतलब पिछले उसमें पढ़ा था कि जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करते हैं। pH वैल्यू इनकी हमेशा 7 से कम होगी। pH मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। अभी आप ये याद करो कि इनकी जो वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। 7 हमारा न्यूट्रल होता है। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ये अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। ऑन रिएक्शन विद मेटल, अगर हम किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे कि HCl, हमने एक एसिड लिया, एक मेटल लिया, तो जिंक क्लोराइड बना दिया और H2 गैस रिलीज कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। एसिड के बारे में जान लिया, अब बेस के बारे में जानते हैं। बेसिस क्या होते हैं? अगर आपने बेस, सोप, कभी नहाते हुए सोप मुंह के अंदर गया है तो ज़रूर आपको पता चला होगा कि वो कड़वा होता है, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, ठीक है। टर्न्स, बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, ठीक है। बेसिस आर ऑल्सो क्रोसिव, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और हमने पहले पढ़ा था कि बेसिस क्या रिलीज़ करते हैं? OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं जब वो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। इनका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है और एसिड्स का 7 से कम होता है। अब अगर हम इनको रिएक्ट करवाएंगे मेटल से तो ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देंगे। दोनों की प्रॉपर्टीज़ वैसे सिमिलर है बट कुछ कुछ अलग भी हैं। दोनों ही क्रोसिव है, दोनों ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एक H पॉजिटिव देगा तो एक OH नेगेटिव देगा, ठीक है। एक pH उसकी 7 से कम है, एक की 7 से ज़्यादा, मतलब अपोजिट है। एक सोर इन टेस्ट है, एक बिटर इन टेस्ट है। एक ब्लू टू रेड देगा, एक रेड टू ब्लू देगा। सो अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब एसिड और मेटल को हम रिएक्ट कराएंगे तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि क्या देगा, जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। HCl और मेटल हमने सोडियम लिया है तो NaCl और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो H2SO4 Mg, तो MgSO4 बनेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये रिलीज होने का साइन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपन व्हेन निट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। ये एक्सेप्शंस हैं जो कि अब हम पढ़ा रही हैं। ये जो क्वेश्चंस की फॉर्म में जो मैं लेके आती हूँ वो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये, तो इनको मिस मत करना। व्हेन निट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल तो क्या होगा? तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच oxidize the hydrogen gas into the water. Nitric acid is a strong oxidizing agent which oxide H2 gas into water and itself get reduced its oxide of nitrogen NO, NO2, N2O, nitric acid, nitrogen dioxide, nitrous oxide। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2 गैस को H2O में रिलीज़ कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ये HNO3 है, मतलब निट्रिक एसिड है, ये सोडियम है, ठीक है। ये इसकी ऑक्साइड्स हैं, इसके साथ NaNO3 बना लेगा और H2O बना लेगा। यहाँ पे H तो हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन लग गया और एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया तो H2O बना दिया और NaNO3 बना दिया। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द टू मेटल विच कैन प्रोड्यूस H2 गैस विद नाइट्रिक एसिड। ये भी एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दोनों हमेशा एक्सेप्शन केस में ही रहते हैं।
कि जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है वो H2 गैस रिलीज करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ. मूव टू द नेक्स्ट. सो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अगर हम एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो ये सॉल्ट और वाटर देगा. अब विनेगर और एसिटिक एसिड दोनों सेम है. इनका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा CH3COOH. और एसिटेट जो होता है CH3COO नेगेटिव. बाई कार्बोनेट क्या होगा HCO3 नेगेटिव. ये आपको याद करने पड़ेंगे. इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ऊपर. ठीक है. व्हाट हैपन व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद क्विकलाइम. बता दूं एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है जो कि विनेगर में होता है स्मॉल अमाउंट में. ठीक है. CH3COOH प्लस CaO को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा एसिटिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस और Ca यानी कि कैल्शियम एसिटेट और साथ में H2O रिलीज हो जाएगी. ठीक है. फिर क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कार्बन भी है. अब बात करें तो एसिटिक एसिड और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्ट करवाएंगे तो वही सेम हो जाएगा. ये डिस्प्लेस कर जाएगा एल्यूमिनियम. हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होएगा. यहाँ पे H2O बन जाएगा और एल्यूमिनियम इसके साथ जुड़ जाएगा. वही हुआ है. और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट में दोनों में सेम निकलेगा. अब ये याद रखने वाली चीज़ जहाँ पे कार्बोनेट आ गया वहाँ पे CO2 गैस रिलीज होनी है और साथ में H2O. साल्ट CO2 और H2O ये तीनों ही रिलीज होंगे. अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. और एक और बात ब्रिस्क अफेरेंस जहाँ जिस क्वेश्चन में ब्रिस्क अफेरेंस दिख जाए वहाँ पे यानी कि CO2 की ही बात हो रही है. CO2 के लिए ही यूज़ किया जाता है ब्रिस्क अफेरेंस. अब ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड विल फॉर्म ट्वाइस द सॉल्ट. अब ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आती है. कई बार पेपर में दे दिया जाता है कि एक तो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट में क्या अंतर है. अगर उनको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या डिफरेंस आएगा. डिफरेंस यहाँ पे आता है कि मेटल कार्बोनेट जो है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ट्वाइस साल्ट बनाएगा मेटल बाइकार्बोनेट से. ठीक है. ये ऑब्जर्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी. अब एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी ऑल नो दैट एसिड प्लस बेस गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है. अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा या फिर किसी भी एसिड को हम लेंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. अब मूविंग टू द नेक्स्ट आस्क यू क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ लाइम वाटर. लाइम वाटर क्या होता है. लाइम वाटर टेस्ट किसके लिए किया जाता है तो लाइम वाटर होता है कैल्शियम ऑक्साइड. उसको हम लाइम बोलते हैं. ठीक है. अब उसका टेस्ट हम क्यों करते हैं CO2 टेस्ट. जब भी हमें CO2 का टेस्ट करना हो तो उसे लाइम वाटर टेस्ट से ही किया जाता है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि हमें हमारे स्लेट लाइम को लेंगे और CO2 को लेंगे. CO2 को पास कराएंगे जब हम स्लेट लाइम से तो लाइमस्टोन बन जाएगा यानी कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो कि और साथ में हाइड्रोजन वाटर भी रिलीज होगा. अब हम एक्सेस ऑफ CO2 में जब हम उसको पास कराते रहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा मिल्की होता है. अब हम एक्सेस ऑफ CO2 इसमें अगर पास करवाएंगे तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो कि धीरे धीरे इसका कलर जो है डिसअपियर हो जाएगा और ये सोल्यूबल इन वाटर होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. तो हमें इस टेस्ट से ये पता चलता है कि CO2 है वहाँ पे. ठीक है. ये वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट है. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज अब हमने एसिड पढ़ ली. अब हम बेस के बारे में बात करते हैं. तो बेस सिमिलर है इन दोनों की सारी प्रॉपर्टीज़. बेस प्लस मेटल क्या देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा. अब मैं इस पर कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँगी बस. ठीक है. बाकी दोनों का सिमिलर है. जिंक प्लस में हम बेस लेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारी NCERT में भी दिया हुआ है जिंक और NaOH का. ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं सोडियम जिंकेट. ये जब दो मेटल एक ही सॉल्ट में पाए जाएं तो उसे हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है. ठीक है. और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी. अब ऐसे यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है. ठीक है. उसके बाद बेस प्लस में नॉन मेटल ऑक्साइड वो भी सॉल्ट प्लस वाटर देगी. बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होएगी.
मूविंग टू द नेक्स्ट, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये मेथड दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस को हम कैसे करना चाहिए। क्या हमें बीकर में एसिड लेके फिर वाटर डालना चाहिए, या फिर पहले बीकर में वाटर लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना चाहिए। तो मेथड फर्स्ट सही है या मेथड सेकंड सही है? मेथड सेकंड सही है, एब्सोल्युटली। अगर हम मेथड फर्स्ट यूज़ करेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, जिसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस बिल्कुल ओके है, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है बिल्कुल। सेकंड, द डायलेशन ऑफ वाटर इन एसिड इज प्रेफर, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो सुना होगा, लेकिन ये होता क्यों है, वीक क्यों है ये? तो ये होती है इनकी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, एसिड विच डिसोशिएट कंप्लीटली एंड प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, वो वाले हमारे कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, NaOH, KOH, बेसिस विद डिसोशिएट कंप्लीटली एंड प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, वो हमारे कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वीक एसिड यानी कि उसमें पार्शली डिसोशिएट हुआ है, वीक बेस उसमें भी लेस OH नेगेटिव आयंस बने हैं, इसलिए हमारा वीक एसिड और वीक बेस होता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अभी हमने पढ़ा, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, वीक एसिड लेंगे, वीक बेस लेंगे तो भी न्यूट्रल होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब बात करते हैं हम पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस की। तो अगर हम एक सॉल्ट लें NH4Cl, तो अब हम देख सकते हैं कि पेरेंट एसिड कौन सा और पेरेंट बेस, मतलब ये सॉल्ट किस किस चीज़ से बना है, कौन से एसिड से बना है और कौन सी बेस से मिलकर बना है। तो हमें Cl दिख रहा है यहाँ पे और H भी दिख रहा है, तो HCl इसका बेस हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि OH यानी कि H2O तो रिलीज़ होगा ही, तो यहाँ पे OH भी आ जाएगा और NH4 हमें दिख ही रहा है, तो NH4 हमारा बेस हो जाएगा और HCl हमारा पेरेंट एसिड हो जाएगा। तो ये है फैमिली ऑफ द सॉल्ट्स, ठीक है। और अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो ये एसिडिक सॉल्ट है। अब ऐसे ही बात करें CaSO4 की, तो H2SO4 से मिलके बना है और ये बेस से मिलके बना है, ठीक है, और ये एसिडिक सॉल्ट होगा। अब बात करते हैं pH की, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है pH। pH होता क्या है, बेसिकली ये कि एक स्केल होता है जो कि मेज़र करता है कि वो सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, और ये या फिर कितना न्यूट्रल है। तो pH इसको हम बोलते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी पोटेंस का मतलब होता है पावर, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला स्केल होता है जो कि 0 से लेके 14 पे होता है। 0 और 7 के बीच में जो होता है वो एसिडिक होगा, और 7 पे जो होता है वो न्यूट्रल होगा, और 7 और 14 के बीच में जितना होगा, अगर जितना हम 14 की तरफ चलते जाएंगे वो उतना ही बेसिक होता जाएगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, 14 पे होता है। 0 और 1 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्रोक्स जिसका 0 होता है pH, वो हमारा किंग ऑफ एसिड होता है। 1.2 HCl का, 2.2 और 2.4 से लेके सिट्रिक एसिड जो कि नींबू में पाया जाता है। 5.6 और 5.8 एसिड रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसिड रेन का, कई बार MCQ आता है, ठीक है। अब बात करते हैं 7.4 हमारा ब्लड का होता है। 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम इनो बोलते हैं। इनो के अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, उसका बेस। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तब हम बेस ही तो यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसका pH कितना होता है, 10 होता है। और pH अगर 14 हुआ तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हुआ, किंग ऑफ द बेस हुआ, जो कि है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम So student, this is our last topic, importance of pH in our everyday life. So pH की इम्पॉर्टेंट तो बहुत सारी होती है, हम जितनी गिनवाएं उतनी कम है। जैसे कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं pH सेंसिटिव होते हैं। सॉइल के अंदर pH जो होती है वो हेल्प करती है प्लांट्स की ग्रोथ में, ठीक है। और pH हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाया जाता है। pH हमारे टूथ डिके को भी जो है चेंज करता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स हु केमिकल वेलफेयर, ठीक है, सेल्फ डिफेंस भी करते हैं एनिमल्स। जैसे कि वो हनी भी होती है ना, वो एसिड जब हमें डंक मारती है तो एसिड होता है, उसके ऊपर बोला जाता है कि बेस रगड़ना चाहिए। और जो येलो वास्प होती है वो बेस होता है उसमें, तो हमें एसिड रगड़ना चाहिए, ठीक है। सो वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर
पीएच इन एवरीडे का है ये। अगर प्लांट्स में एसिड ज़्यादा हो जाए तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें बेस डालते हैं। बेसिस कौन कौन से डालने होते हैं, CaO, CaCO3, CaOH का होल ट्वाइस। अब मैं बात करती हूँ मेरे क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और अब मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ, एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। जो हमारी इनेमल होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टिथ, इनेमल का फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। और अगर सच में समझ में आया है तो नीचे कमेंट लिखना है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और जो भी नहीं आया है उसको भी डाउट में लिखना है कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा उसको समझाऊंगी, दोबारा वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय, थैंक यू। होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, बाय।